नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने के बिल पर मोदी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। अब दिल्ली में 3 की जगह सिर्फ एक मेयर होगा। इसके अलावा नॉर्थ, साउथ और ईस्ट के बदले एक ही निगम होगा। माना जा रहा है कि इस हफ्ते ये बिल संसद में लाया जा सकता है। संसद में पास होने के बाद दिल्ली में 3 की जगह सिर्फ एक मेयर होगा। इसके अलावा नॉर्थ, साउथ और ईस्ट के बदले एक ही निगम होगा। 2012 में नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में बांट दिया गया था और इसे 3 निगमों, दक्षिण नगर निगम, उत्तर नगर निगम और पूर्वी नगर निगम में बांटा गया था। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद तीनों नगर निगमों को एक करने के साथ ही 272 वार्ड ही रखे जाएंगे। ये भी बता दें कि मार्च में ही एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था, लेकिन इसी वजह से अब तक ये ऐलान नहीं हुआ है। तब चुनाव आयोग ने ही बताया था कि केंद्र सरकार तीनों एमसीडी को एक कर सकती है। दिल्ली नगर निगम में चुनाव 18 मई से पहले करवाना है और राज्य निर्वाचन आयोग को 1 महीने का समय भी चाहिए कि वो तारीखों को घोषित कर सके। ऐसे में संसद कोई भी फैसला तारीखों को ध्यान में रखकर करेगी, लिहाजा 16 अप्रैल से पहले संसद को फैसला लेना होगा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। आपने गुजारिश की है कि तय समय पर एमसीडी चुनाव हो जाएं। हमारे संवाददाता अजीत परीक्षित का रुख कर लेते हैं। अजीत, तीनों नगर निगम दिल्ली के अब एक होने वाले हैं। कैबिनेट ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है, क्या ताजा जानकारी? जी नेहा, मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली नगर निगम में जो तीनों एमसीडी थी, तीनों को एकीकरण का जो कैबिनेट में इसको मंजूरी दे दी गई है। लिहाजा बजट में भी इसका जो विधेयक लाया जाएगा और अब ये तय है कि कहीं ना कहीं जो तीनों एमसीडी, जो अलग अलग एमसीडी हुआ करती थी, अब वो एक हो जाएगी और आने वाले जो चुनाव होंगे वो एक एमसीडी में ही चुनाव होंगे। आपको बता दूं कि इसको अभी हाल ही में बीते 9 मार्च को राज्य चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें स्पेशली इस बात पर जोर दिया गया था, जिसमें तीनों निगमों को एक करने की बात कही गई जी, अब उसको कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही इसका विधेयक भी लाया जाएगा। अजीत, हमने देखा कि किस तरह से एमसीडी चुनाव को लेकर भी दिल्ली सरकार की अगर बात कर ले तो किस तरह से वो घेरती नजर आई थी। उनका कहना था कि बीजेपी को एमसीडी चुनाव में हार का डर है, शायद इसी वजह से एमसीडी चुनाव टाल दिए गए हैं। और बीजेपी का यह कहना था क्योंकि तीनों नगर निगम एक करने पर विचार किया जा रहा है और इसीलिए हमने एमसीडी चुनाव टाले हैं। चुनाव आयोग से गुजारिश की भी बात सामने आई थी। तो ऐसे में अब जब तीनों नगर निगम एक हो चुके हैं, अब एक ही मेयर होगा 3 की जगह, तो इसे लेकर क्या जानकारी है आपके पास कि एमसीडी चुनाव अब कब कराए जा सकते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी गुजारिश की है कि तय समय पर एमसीडी चुनाव कराए जाएं। जी नेहा, मैं बताना चाहूंगा, जब से राज्य चुनाव आयोग ने तीनों एमसीडी को एक करने की बात कही थी, तो चुनाव को टालने की बात कही थी, तब से ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आक्रामक रुख रही थी और बीजेपी पर चुनाव टालने का आरोप लगाती रही थी। हमेशा बीजेपी पर यही निशाना साधा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी हार रही है और इसीलिए वो चुनाव को टाल रही है। लेकिन अब जिस तरीके से तीनों एमसीडी को एक करने की बात कही गई है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि 18 मई से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। ये बात भी हम इसमें कह सकते हैं कि 18 मई से पहले चुनाव कराए जाने की संभावना पूरी है। तो यानी 18 मई से जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि संभावना पूरी है कि चुनाव कराए जा सकते हैं। अजीत, जिस तरह से ये फैसला आया है और कैबिनेट ने भी मोहर लगा दी है कि अब तीनों जो एमसीडी है वो एक हो जाएंगे और 3 मेयर की जगह एक मेयर होगा, क्या ये जानकारी मिलने के बाद अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है और अगर आया है तो क्या? जी, मैं बताना चाहूंगा, जब ये कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हुई है और वो फिर से अपना वही आक्रामक तेवर दिखा रही है। आप नेताओं का कहना है कि हाल ही में गोपाल राय ने भी बयान दिया है कि केंद्र में मोदी सरकार पिछले लगभग 7 सालों से है, तो उस समय भी तीनों एमसीडी को एक किया जा सकता था। 7 साल में नहीं हुआ तो चुनाव के समय ही किया हुआ। एक बार फिर से आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं चुनाव को टालने की ही कवायद की जा रही है, जिसकी वजह से ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। जी
तो यानी जो आरोप पहले भी लगाए जा रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से कि चुनाव टाले क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं डर है कि शायद इस बार उनका पत्ता साफ हो जाएगा एमसीडी में, और इसीलिए ये चुनाव आयोग की तरफ से जो है उन्हें बार बार गुजारिश की जा रही थी अजीत कि आप इसे अभी टाल दें। और इसी को लेकर मैं एक बात यहां पर मेंशन करना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग तक पर भी सवाल उठा दिए गए थे कि चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि चुनाव टाल दिए जाने चाहिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस दिन राज्य चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी, उसी दिन से कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रही थी, और वो यही कह रहे थे कि केंद्र सरकार के दबाव में ही इस तारीख को टाला गया है, और जिसके बाद से लगातार आक्रामक रुख रहा। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का भी कदम उठाया गया है, और वो वहां पर भी ये अपील की गई है कि चुनाव को तय समय पर किया जाए। चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब दिल्ली के तीनों नगर निगम एक होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि एक होंगे दिल्ली के तीनों नगर निगम। कैबिनेट ने इस बात पर मोहर लगा दी है। अब 3 की जगह 1 मेयर होगा। वित्तीय संकट में इस कदर फंस गए कि कर्मचारियों को वेतन तक देना मुश्किल हो गया था। साल 2011 में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी तो उन्होंने दिल्ली विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसे केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति दी थी, और इसके बाद तीनों नगर निगमों का पहली बार चुनाव 2012 में हुआ। उस समय दिल्ली और केंद्र दोनों जगहों पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का राज था। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार का दखल निगम में बेहद कम करने के लिए मेयर इन काउंसिल व्यवस्था अपनाई जा सकती है, जिसमें मेयर और उसके पार्षदों को शहर के लोग सीधे चुनेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो राज्य के सीएम अरविंद केजरीवाल से ज्यादा प्रभाव वाला माना जाएगा, क्योंकि सीएम तो सिर्फ एक विधानसभा से विधायक के तौर पर चुना जाता है। वहीं मेयर और पार्षदों का कार्यकाल बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। 2012 के चुनाव में तीनों नगर निगमों में बीजेपी की शानदार जीत थी। बीजेपी 272 में से 138 सीटें जीतने में भी सफल रही थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 77 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। 2017 में जब दूसरी बार नगर निगम का चुनाव हुआ तो बीजेपी की एक तरफा जीत हुई। बीजेपी की सीटों की संख्या की अगर बात की जाए तो वो 138 से बढ़कर 181 पर पहुंच गई थी, और 2017 में पहली बार नगर निगम चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी 49 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही और कांग्रेस 31 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर थी। बढ़ते आगे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर मंगलवार को संसद सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। वो आजमगढ़ से 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके साथ ही पार्टी के नेता आजम खान ने भी संसद सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव पहली बार यूपी विधानसभा चुनाव में करहल सीट से किस्मत आजमाने उतरे थे। अब उन्होंने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाने का फैसला किया है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सपा के मुखिया और आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से बतौर सांसद अपना इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने करहल विधानसभा सीट से जोरदार जीत हासिल की थी। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने 67,504 वोटों के अंतर से अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को करहल सीट पर शिकस्त दी थी। तो आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सांसद पद छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है। आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब अखिलेश करहल और आजम रामपुर सीट से विधायक बने रहेंगे। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए एफएम न्यूज के कार्यकारी संपादक अक्षय राय का रुख कर लेते हैं।
अक्षय, इस वक्त की जो खबर है काफी अपने आप में अहम और मायने रखती है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश धुआंधार प्रचार प्रसार करते इस बार विधानसभा चुनाव में नजर आए थे, काफी जोश और जज्बा उनमें भरा हुआ था। लेकिन जब नतीजे आए, क्योंकि इस बार वो कह रहे थे बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, जनता त्रस्त है, कभी जीतने वाली नहीं है पार्टी, लेकिन नतीजे कुछ उलट रहे और उसके बाद आज अखिलेश यादव ने अपना सांसद पद छोड़ दिया है। आखिर क्या वजह इसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो रही है कि अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि वो विधानमंडल में, विधानसभा में वो विपक्ष के चेहरे के रूप में सामने आए, और सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है। वो चाहते हैं कि योगी सरकार का सीधा मुकाबला किया जा सके और यूपी पर फोकस करने का वो उन्होंने अपना मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में वो राजनीति करेंगे और विधानसभा में रह करके वो विपक्ष की आवाज बुलंद करेंगे, जनता की आवाज उठाएंगे। और जिस तरह से माना जा रहा था कि अखिलेश यादव चुनाव के बाद शांत हो जाएंगे, जिस तरह से उनको हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन आपने देखा होगा कि हारने के बावजूद भी वो लगातार मोदी सरकार और योगी सरकार पर हमलावर रहे हैं। साफ तौर पर है कि हनीमून का जो मौका दिया जाता है विपक्ष की तरफ से, कि एक पीरियड होता है 6 महीने तक विपक्ष बहुत ज्यादा निशाना नहीं साधता, लेकिन अखिलेश यादव ने पहले दिन से ही निशाना साधना शुरू कर दिया था। इसी से कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव अब सांसद न रह करके विधायक के रूप में अपना काम करेंगे। और साफ तौर पर है कि आजम खान भी उनके साथ रहेंगे, हालांकि वो इस समय अभी सीतापुर जेल में बंद है, लेकिन इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। तो साफ तौर पर है कि जो सपाई दिग्गज है वो चाहते हैं कि यूपी की राजनीति में बेहतर तरीके से अपनी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की जा सके। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव काम कर सकते हैं। पहले शिवपाल यादव की खबरें आ रही थी, लेकिन अखिलेश ने खुद अपने आप को शायद चयन कर लिया है और ये माना जा रहा है कि जो आवाज होगी वो समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव उसका नेतृत्व करेंगे। ठीक है अक्षय, हम क्या समझे इस इस्तीफे की? एक वजह ये भी रही, क्योंकि जिस तरह से अब आपने भी बताया और हम खुद भी हमने सुना अखिलेश की जुबानी कि वो विपक्ष में रहकर अब सरकार की खामियों को गिनवाएंगे, जो कि वो पहले से भी करते नजर आए हैं। लेकिन अब इसकी एक वजह यह भी है क्योंकि विपक्ष को समझ आ गया है अगर बीजेपी को हराना है और 2024 की तर्ज पर चलना है, 2024 को साधना है, तो विपक्ष का एकजुट होना और मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, विपक्ष की बात करें तो आपने देखा होगा कि मायावती ने आज भी अखिलेश यादव पर हमला बोला। तो मायावती को तो आप छोड़ दीजिए विपक्ष के रूप में, कांग्रेस भले ही वो सीटें कम पाई है, 2 सीटें ही सिर्फ रही हैं, लेकिन वो अखिलेश यादव के समर्थन में आ सकती है। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है और रालोद का सवाल है, वो गठबंधन के रूप में रहेंगे और वहां से आवाज निश्चित रूप से विपक्ष की उठाने का प्रयास करेंगे। साफ तौर पर है कि 64 लोकसभा सीटें बीजेपी ने हासिल की थी और 2014 की बात करें तो वो 73 सीट थी। वो कुछ जो माइनस हुई थी उसको और माइनस करने की कोशिश अखिलेश यादव करेंगे। यही वजह रही है कि उन्होंने तय किया है कि अब यूपी की राजनीति पर फोकस करेंगे और यूपी की राजनीति में विपक्ष की जो सशक्त भूमिका होती है किसी भी सरकार के खिलाफ, वो करने का काम करेंगे। आज भी उन्होंने कई ट्वीट्स किए हैं और महंगाई पर जिस तरह से सवाल उठाया है, राज्यसभा सांसद जो जया बच्चन रही है उन्होंने सवाल उठाया। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है, महंगाई और पेट्रोल डीजल की दाम जैसे बढ़ाए गए हैं, एलपीजी के दाम बढ़ाए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में योगी सरकार के लिए जो भी जब सत्र होगा तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं आक्रामक रूप में नजर आएंगे और यही वजह रही है कि उन्होंने अपने आप को संसद से इस्तीफा दे करके विधानसभा में रहना उचित समझा। जी, और उन्हीं के साथ आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया है। जी, दोनों ने इस्तीफा दिया है। हालांकि आजम खान भी सीतापुर जेल में बंद है। ये माना जा रहा है कि उनको जमानत एक मामले में मिल चुकी है, तो बाद में उनकी रिहाई संभव है। अगर वो रिहाई उनकी होती है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अभी 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अखिलेश यादव की जो सीट है आजमगढ़ और रामपुर जो आजम खान जीते थे, अब विधायक बन गए हैं। दोनों ने विधानसभा में जाने का कर लिया है प्रण, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उपचुनाव भी होंगे और उस पर भी नजरें समाजवादी पार्टी की होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अखिलेश यादव ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, विपक्ष की भूमिका अब निभाते हुए नजर आएंगे और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी को घेरने की तैयारी अखिलेश करते नजर आ रहे हैं।
बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस के असंतुष्ट गुट G23 को मनाने की कोशिश कांग्रेस नेतृत्व ने शुरू कर दी है। इसके लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों एक्टिव हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, उससे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही कांग्रेस की जो अंतरकलह है वो थम सकती है। बताते चले कि G23 गुट के नेता लगातार कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस की कार्यशैली में बदलाव की मांग कर रहे हैं। आज इसी सिलसिले में G23 के कुछ नेता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे। मिली जानकारी के मुताबिक आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और विवेक तनखा आज सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पर गए। इसके अलावा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पहुंचे। इनसे पहले कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद भी सोनिया गांधी से मिले थे। वहीं G23 का वो हिस्सा है और इससे पहले आजाद के घर पर G23 के नेताओं की अहम मीटिंग भी हुई थी। बताते चले कि G23 में संदीप दीक्षित, शशि थरूर, भूपेंद्र हुड्डा, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, अखिलेश प्रसाद सिंह, पीजे कुरियन, राज बब्बर और पृथ्वीराज चौहान जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। सभी चाहते हैं कि पार्टी अपने काम का तरीका बदले। इसके साथ साथ कांग्रेस नेतृत्व में भी बदलाव की मांग की जा रही है। तो शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस से ठीक एक दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार सैनिक स्कूल खोलने जा रही है, जिसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल शहीद आजम भगत सिंह की शहादत का दिवस है। दिसंबर 2020 में हमने घोषणा की थी कि हम दिल्ली में एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जिसमें फौज, एनडीए जैसी आर्म्ड फोर्सेस के लिए इसे तैयार किया जाएगा। उसका नाम शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस स्कूल होगा। आइए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर ये स्कूल कैसा होगा, किस तरह से ये अहम अपने आप में है। झरोदा कला में 14 एकड़ जमीन पर यह स्कूल बनेगा। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि स्कूल पूरी तरह से फ्री होगा, रेजिडेंशियल होगा, यानी जो भी एडमिशन लेगा उसे वहीं रहना होगा। लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग हॉस्टल होगा। झरोदा कला में 14 एकड़ में ये कैंपस बनाया जा रहा है। मॉडर्न सुविधाओं से लैस ये स्कूल बनाया जा रहा है। फौज में अफसर बनने के लिए यहां सिखाया जाएगा कि किस तरह की काबिलियत रिटायर्ड फौजी जो होंगे वो ट्रेनिंग देंगे। जिस तरह से आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी सिखाई जाएगी, उस तरह से स्कूल में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी सिखाई जाएगी और इन्हें एनडीए, नेवी, एयरफोर्स जैसी आर्म्ड फोर्सेस के लिए तैयार किया जाएगा। और यहां पर एक्सपर्ट फैकल्टी, खासतौर पर रिटायर्ड आर्म्ड नेवल और एयरफोर्स के अधिकारियों को ट्रेनिंग करवाने के लिए भी लाया जाएगा। 9वीं से 11वीं क्लास में जो एडमिशन लेंगे, 200 सीटों के लिए करीब 18,000 आवेदन अभी तक आ चुके हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। तो दिल्ली में रहने वाला कोई भी बच्चा इस स्कूल में एडमिशन ले सकता है। स्कूल में 9वीं और 11वीं क्लास में एडमिशन होगा। दोनों ही कक्षाओं में 100 सीटें होंगी और इसी साल से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। अभी से इन 200 सीटों के लिए करीब 18,000 एप्लीकेशंस आ चुके हैं। 27 मार्च को 9वीं क्लास के लिए टेस्ट होंगे और 28 मार्च को 11वीं कक्षा के लिए एडमिशन टेस्ट होंगे। फर्स्ट फेज में जो टेस्ट होगा वो होगा, यानी फर्स्ट फेज में आपका टेस्ट होगा और सेकेंड फेज में आपके इंटरव्यूज होंगे। तो इसी के साथ अरविंद केजरीवाल की जुबानी आपको सुनवाते हैं कि आखिर ये स्कूल। शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है। कल ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी पर लटका दिया गया। तीनों ने देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस मौके के ऊपर दिल्ली सरकार आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। आप सबको पता है कि 20 दिसंबर पिछले साल 20 दिसंबर 2021 को हमने कैबिनेट ने निर्णय लिया था और हमने ऐलान किया था कि दिल्ली में एक स्कूल बनाएंगे। ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां पे बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती हो सकें। उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा। एक स्पेशल किस्म का स्कूल तैयार किया जाएगा। उस स्कूल का नाम
हमने तय किया है कि उस स्कूल का नाम शहीद आज़म भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा। उस स्कूल का नाम होगा शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। ये स्कूल पूरी तरह से फ्री होगा, सब कुछ फ्री होगा, रेजिडेंशियल होगा, यानी कि जितने भी बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे वो सारे वहीं पे उनको हॉस्टल में रहना होगा। लड़कों का अलग हॉस्टल होगा, लड़कियों का अलग हॉस्टल होगा। और झरोदा कला में एक 14 एकड़ का कैंपस बनाया जा रहा है। वहाँ पे ये स्कूल पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट एकदम मॉडर्न स्कूल, सारी सुविधाओं के साथ लैस ये स्कूल बनाया जा रहा है। जैसे आर्म्ड फोर्सेस में, फौज में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज सिखाई जाती हैं, इसी तरह से इस स्कूल के अंदर बच्चों को ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज सिखाई जाएंगी और इन्हें एनडीए, नेवल एकेडमी और दूसरी आर्म्ड सर्विसेज के लिए इन बच्चों को तैयार किया जाएगा। यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी, खासकर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, नेवल ऑफिसर्स को यहाँ पे लाया जाएगा ट्रेनिंग कराने के लिए। ये स्कूल दिल्ली के रहने वाले सभी बच्चों की, दिल्ली में रहने वाला कोई भी बच्चा इस स्कूल में एडमिशन ले सकता है। इसमें 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में एडमिशन होगा। 9th क्लास में 100 सीट होंगी, 11वीं क्लास में 100 सीट होंगी। अभी तक इस साल से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं तो अभी तक 18,000 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। केवल 200 सीटों के लिए 18,000 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। 27 मार्च को 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए इसके टेस्ट हो रहे हैं और 28 मार्च को 11वीं क्लास में जो एडमिशन होंगे उसके लिए टेस्ट हो रहे हैं। वो फेज़ 1 होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है और सेकेंड फेज़ में उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे। तो ये दिल्ली वासियों का एक तरीका है। और गोवा में 28 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें प्रमोद सावंत एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। सोमवार को गोवा में प्रमोद सावंत को सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया था। इसके तुरंत बाद सत्तारूढ़ दल ने एमजीपी के 2 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों को समर्थन के साथ नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। 14 फरवरी को हुए चुनाव में बीजेपी ने 40 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत से सिर्फ 1 सीट कम 20 सीटें जीती थी। बीजेपी ने गोवा की सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी एनजीपी और 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन पत्र राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई को सौंपे, जिन्होंने सावंत को अगली सरकार बनाने के लिए न्योता दिया। इससे पहले दिन में शाम को पणजी में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में शीर्ष पद के लिए सावंत के नाम को मंजूरी दी गई। बैठक में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और एल मरुगन, विधानसभा चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सदानंद शेठ तनवड़े भी शामिल हुए थे। सीएम पद पर फैसला होने के बाद मंत्रिमंडल की संभावित तस्वीर साफ हो गई। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है ये कैसा हो सकता है। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। विश्वजीत राणे, इन्हें भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है, अगला नाम उनका सामने आ रहा है। उसके बाद तीसरा नाम अगर हम बताएं तो माविन गुदनो का नाम सामने आ रहा है। माविन भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। अगला नाम जो निर्दलीय है अलेक्सो रेजिनाल्ड, इनका भी नाम सामने आ रहा है। तो कैसा मंत्रिमंडल होगा वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। गोविंद गावड़े, अगला नाम इनका सामने आ रहा है, इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। उसके बाद जो अगला नाम है वो है रोहन खमटे, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। एमजीपी से सुदिन ढवलिकर, इनका भी नाम सामने आ रहा है। जेनिफर मोन्सेरात, ये भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकती हैं, इनका भी नाम सामने आ रहा है। तो इस तरह का मंत्रिमंडल हो सकता है प्रमोद सावंत का। जेनिफर के बाद हम बात करें तो रवि नाइक, वो भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। और 10वां जो नाम आ रहा है सामने वो है सुभाष शिरोडकर का। इस तरह के मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो हैं। तो प्रमोद सावंत का मंत्रिमंडल कुछ इस तरह का हो सकता है और उस पर से जल्द ही पर्दा उठेगा।
बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को बागडोर सौंपने का फैसला किया है। सोमवार को उनके नाम का ऐलान किया गया था। बुधवार को करीब 3:30 बजे देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां पर वो और उनके कैबिनेट के सहयोगी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा 5 से 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। परेड ग्राउंड में 20,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 3 मंच बनाए जा रहे हैं। वीआईपी गेस्ट के रुकने, ट्रांसपोर्ट की प्रोटोकॉल के हिसाब से व्यवस्था की जा रही है। विधायकों, मंत्रियों और वीआईपी के बैठने के लिए अलग अलग मंच बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा के नजरिए से 1000 पुलिसकर्मियों को परेड ग्राउंड में तैनात भी किया जा रहा है। मंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर प्रदेश की बागडोर है वो सौंप दी गई है और किस तरह का उनका राजनीतिक सफर रहा उस पर एक नजर डालते हैं। 23 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो पुष्कर सिंह धामी का जो जन्म है वो 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ के टुंडी गांव में हुआ। अगर उनकी पढ़ाई की बात करें तो धामी ने अपनी पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से पूरी की। उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 1990 में उन्होंने एबीवीपी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। पुष्कर सिंह धामी ने आरएसएस के साथ 33 साल तक काम किया और 2001 में वो सीएम भगत सिंह कोश्यारी के निजी सलाहकार बने थे। 2008 में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस तरह का कुछ राजनीतिक सफर उनका रहा। 2012 और 2017 में वो खटीमा सीट से उन्होंने जीत हासिल की थी। 4 जुलाई 2021 को धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने और इस बार फिर प्रदेश की जनता का भरोसा वो जीत पाए या नहीं, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर उन पर अपना भरोसा जताते हुए प्रदेश की बागडोर उन्हें सौंप दी है, क्योंकि इस बार वो अपनी सीट यानी खटीमा, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां से वो चुनाव हार गए हैं, जीत नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी कमान उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अखिलेश तो पहले ही कह रहे थे कि सतर्क रहो। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 महीने के बाद बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल अब 80 पैसे प्रति लीटर महंगे हो गए हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर होगी। जया बच्चन ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि ये सरकार इसी तरह करती है। अखिलेश यादव ने अपने कैंपेन में बार बार कहा था कि आप लोग सतर्क हो जाओ, दाम चुनाव के बाद बढ़ने वाले हैं। उन्होंने बीजेपी पर कड़ा वार करते हुए कहा, इन्हें वोट करके पता नहीं कौन जिता कर लाया, जनता तो नहीं लाई होगी। बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज।